यह सच्ची घटना मेरे दोस्त के साथ हुई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दोस्त का नाम काव्या था। अपने नाम की तरह वह स्वभाव में भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों फर्स्ट क्लास में साथ में ही पढ़ते थे और जब यह घटना हुई तो उस समय हम 8वीं क्लास में थे। हम हर जगह साथ साथ ही रहते थे, वह क्लासरूम हो या लाइब्रेरी हो या ग्राउंड हो। हम एक दूसरे से बातें किए बगैर ही दूर से ही सब कुछ समझ जाते थे। वह सुबह एक आम सी सुबह थी। सारे काम रोज की तरह ही हो रहे थे, फिर भी न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। इस हालत के बावजूद भी मैं स्कूल आ गई और कुछ आकर मुझे बहुत हैरत हुई। जो काव्या हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हुए रखती थी, वह उसकी मुस्कुराहट को न जाने क्या हो गया था। मैंने उसी से कई बार भी पूछा क्या बात है, लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बहुत दिन तक परेशान रही कि क्या हुआ है, क्यों हंसती बोलती लड़की को चुप लग गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी दोस्त के चेहरे की रौनक किसी दरिंदे इंसान ने गम में बदल दी है। दिन आगे खिसकते गए। हमारी 8वीं क्लास के सालाना पर्चा में 3 महीने रह गए थे और चूंकि यह सेकेंडरी की आखिरी क्लास थी, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत थी ताकि नाइट क्लास में आसानी हो सके हो, तो मैंने भी काव्या से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लगा दिया। काव्या आए दिन छुट्टियां करने लगी और उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैंने लाख पूछने पर भी वह मुझे कुछ नहीं बताती थी। आंखों में उदासी लिए मुझे देखती जा रही थी। झटका तो मुझे तब लगा कि जब फाइनल एग्जाम में काव्या पासिंग मार्क्स लेकर पास हुई थी। जो लड़की क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों की लिस्ट में आती हो, वह कैसे इतने पीछे चली गई। यह सब सोचने का तो ना टीचर के पास समय था और ना ही मेरी क्लास फेलोज के पास, मगर मेरी तो वह एक ही दोस्त थी। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं पता करके ही रहूंगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। फाइनल एग्जाम के बाद 1 महीने की छुट्टी मिल गई, जिसके पहले दिन मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन पर वह बहुत रो रही थी। साथ साथ यह भी कह रही थी कि तुम मेरे घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मगर उस समय मम्मी घर पर नहीं थी कि वह मुझे वहाँ छोड़ देती। आखिरकार मैंने जिद करके काव्या हमारे घर पर आ ही गई। उसका गुलाबी चेहरा किसी मरीज की तरह पीला हो रहा था। आंखें अंदर धंसी हुई थी और गालों पर मिटे मिटे से आंसुओं के निशान थे। मुझे तो उसकी इस हालत की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी और वह साथ साथ रो भी रही थी। मैंने समझाने और दिलासा देने के बाद जो कहानी उसने मुझे सुनाई, उसको सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग ने जैसे उस समय काम करना ही छोड़ दिया। जो कुछ काव्या ने मुझे बताया, आइए उसकी जुबान से ही सुनते हैं। मेरी फैमिली में कुल 5 लोग हैं, मम्मी पापा, 2 बड़ी बहन और सबसे छोटी मैं। घर के छोटे मोटे कामों में ही क्या करती हूँ, छोटी जो हूँ, और शायद छोटा होना भी मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। हम जिस जगह रहते थे वहाँ अच्छा पानी हर घर में नहीं आता था। पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ एक ही घर में ही अच्छा पानी का नल लगा हुआ था, जहाँ से सब गली वाले पानी भरते थे। हमारी गली में जिस घर में नल लगा हुआ था वह मेरी ट्यूशन टीचर थी और मैं उन्हें दीदी कहती थी। मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। वह अपने पति के साथ उस छोटे से घर में अकेली रहती थी। उनके ससुराल या मायके में से कभी किसी को अपने घर आते जाते नहीं देखा था। वह गली के सब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके पति का नाम नहीं कि वह क्या काम करते थे, वह हर समय घर पर ही दिखाई देते थे। वह दिन में भी कैसा मनुष्य दिन था। उस दिन दीदी घर पर नहीं थी और मेरी एक बुक उनके घर पर ही रह गई थी। मैंने सोचा कल स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी, चलो अभी ले आती हूँ। यह सोचकर मैं वहाँ चली गई, लेकिन जब वहाँ गई तो पता चला कि दीदी घर पर नहीं है। तो मैं ट्यूशन वाले कमरे में जाकर किताब उठा लाई, लेकिन उनके पति ने आंगन में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अंकल मेरा हाथ छोड़िए।
मैंने लेकिन वह मेरा हाथ पकड़े चेहरे पर दरिंदगी भरी मुस्कुराहट लिए मुझे देखते रहे और कहा कि तुम छुड़वा लो हाथ। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं रोने लग गई। मुझे रोता देखकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और कहा कि आज पानी भरने तुम अकेली आना। दरअसल पानी भरने में और मेरे बीच रहने वाली बहन जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बहन तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो बीच वाली बहन के साथ मैं ही जाती थी। और मजबूरी यह भी थी कि पानी भरना मुझे अकेली के बस में नहीं था, वरना यह जिम्मेदारी भी मैं अकेली मेरी ही होती थी। उस दिन तो मैं दीदी के साथ गई। अंकल मुझे मेरी बहन के साथ देखकर अंदर चले गए। जाते हुए मेरी बहन मुझसे आगे हो गई और मुझे अकेली देखकर राहुल अंकल जल्दी से बाहर निकले और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं अकेली क्यों नहीं आई, और साथ यह भी कहा कि कल पढ़ाई के टाइम पे 8 बजे दोबारा आना। अगर मैं ना आई तो वह मेरे घर आकर सबको कह देंगे कि मैंने उनके घर चोरी की है और वह मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस रात में घर आकर बहुत रोई थी। मम्मी और बहनों को लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि असल में मुझे क्या हुआ है। उसके बाद मेरी बदकिस्मती शुरू हुई। अगले दिन भी ट्यूशन की छुट्टी थी और मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे रात के 8 बजे वहाँ पहुँचना था। जब डरते डरते वहाँ गई तो अंकल मुझे फ़ौरन अंदर ले गए और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या काम है। मुझे उन्होंने थोड़ी देर तक रुकने को कहकर कंप्यूटर ऑन किया और मुझे कुछ फ़ोटो दिखाई। जब वह फ़ोटो मैंने देखी तो मैं रोने लगी, क्योंकि वह थी ही ऐसी। उनमें मैं अंकल के साथ ऐसी हालत में थी कि उनको देखकर तो मुझे शर्म के मारे मेरी ज़बान ही बंद हो गई। फिर मैंने कहा, अंकल यह तो सब गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब जो मैं कहूँगा और तुमने वह नहीं माना तो मैं फ़ोटो तुम्हारे घर और मोहल्ले वालों को दिखा दूँगा। यह सुनकर मैं डर गई, तो इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और फिर यही बात मुझे डराती रही कि अब क्या होगा। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद दीदी की दोस्त की शादी थी, तो दीदी उनके घर 4 दिन के लिए चली गई और जाते हुए पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने पति को दे गई। फिर वह 4 दिन तक मुझे जल्दी बुलाते रहे। मैं अपने घर वालों को बार बार कहती रही कि दीदी घर पर नहीं है, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, लेकिन मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती भेजते रहे। राहुल अंकल सब बच्चों की छुट्टी देकर मुझे सबसे आखिरी में छुट्टी देते और उस समय उस घर में सब हम अकेले होते। वह राक्षस का रूप ले लेते, यहाँ तक कि काव्या हिचकियाँ ले कर रोने लगी। मैं भी उनके साथ बहुत रोई थी। उसके साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि यह सोचकर भी कपकपी छूट रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने काव्या को चुप किया और फिर उसने कहना शुरू किया। उन 4 दिनों के बाद जब भी दीदी कहीं जाती थी तो वह मुझे बुला लेते थे और मेरे साथ फिर वही हरकतें शुरू कर देते थे। मैंने कई बार अपने घर वालों को यह बात बताने की कोशिश भी की, मगर डर के मारे न बता सकी। मगर उनसे यह ज़रूर कहती थी कि मुझे अब ट्यूशन नहीं जाना, मुझे दीदी के घर ट्यूशन नहीं पढ़ना। लेकिन मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती दीदी के घर भेज देते थे। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मम्मी और बहनों को तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं कि मेरी तरफ भी ध्यान दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और साथ में डर भी लगता है। तुमसे ये बातें इसलिए की है कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मगर मैंने कुछ भी किसी से कहा तो वह सबको हमारे फ़ोटो दिखाकर कहेंगे कि मैं खुद उनको यह सब कुछ करने के लिए कहती थी। यह सब कुछ बताकर तो काव्या ने मुझे मुश्किल में ही डाल दिया था, क्योंकि ना मैं किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही अपनी हालत पर काबू पा सकती थी। काव्या तो यहाँ तक बताकर चुप हो गई और समय भी बहुत हो गया था, सो वह अपने घर चली गई।
मैंने उसे कहा कि अभी तुम घर जाओ, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ। वहाँ हम मिलकर कुछ न कुछ सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मेरे यह कहने से वह घर चली गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे दादा कई दिनों से बहुत बीमार थे। इस रात अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई और उन सबके बीच 3 दिन गुजर गए और मैं भी घर में बिजी हो गई। लेकिन जब 3 दिन गुजरे तो मुझे काव्या की याद आई और जब मैंने उसके घर फ़ोन किया तो किसी ने ना उठाया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ न हुआ। आखिर में दोपहर तक माँ को लेकर उसके घर चली गई। वहाँ तो एक अजीब मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके घर के आगे बहुत से लोग खड़े थे। मैं भागते हुए घर के अंदर गई, लेकिन वहाँ अब मेरी दोस्त मेरा वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं थी। पिछली रात दिमाग की नस फटने की वजह से वह इस दुनिया से जा चुकी थी। सब लोग हैरान थे कि अचानक से काव्या को क्या हुआ। यहाँ तक कि उसकी माँ भी बेखबर थी कि ऐसा कौन सा सदमा था जो उसने इतना दिमाग पर स्ट्रेट ले लिया। लेकिन यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उस समय दिल चाह रहा था कि खूब चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि आंटी, मेरी दोस्त की मौत के घाट उतारने में सिर्फ उस इंसान का हाथ नहीं, बल्कि आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं यह भी सोच रही थी कि काश यह बात मुझे पहले ही अपनी दोस्त के माँ बाप को बता देनी चाहिए थी। फिर मैंने जल्दी से आंटी को एक कमरे में बुलाया और सारी बात बता दी। वह तो यही समझ रही थी कि यह एक प्राकृतिक मृत्यु है। मेरे बताने के बाद मेरी दोस्त का मेडिकल चेकअप करवाया गया और रिपोर्ट आने के बाद सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी दोस्त काव्या को काफ़ी दिनों से हवस का शिकार बनाया जा रहा था। उसी समय पुलिस आई और राहुल अंकल को पकड़कर ले गई और पुलिस के डर से उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। सब कुछ होने के बाद मैंने आंटी से कहा कि मेरी दोस्त को मौत के घाट उतारने में सिर्फ इस इंसान का ही हाथ नहीं था, बल्कि आप सब भी इसके जिम्मेदार हो। काश कि उसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर आप उससे कुछ पूछती। जब वह ट्यूशन जाने से मना करती थी या पानी भरने के लिए मना करती थी, तब आप उससे पूछती कि क्या बात है, तुम वहाँ जाने से क्यों मना करती हो? क्यों तुम इतनी सहमी और डरी हुई सी रहती हो? क्यों तुम्हारा रिजल्ट इस बार खराब आया है? लेकिन नहीं, आपने उसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी और इन सब बातों की राज की तरह अपने सीने में लेकर चली गई। आज इतने साल बाद मैंने काव्या की कहानी आप तक इसलिए पहुंचाई है ताकि आपको पढ़कर जब कोई माँ अपनी काव्या को राहुल अंकल जैसे भूखे भेड़िया के आगे ना डाल दे, क्योंकि यह काव्या की माँ का ही नहीं बल्कि आज की सारी माँओं की समस्या है। वह अपनी बेटियों को बड़ी आराम से कहीं भी भेज देती है और फिर सुकून से घर में बैठ जाती है। कभी उनसे यह नहीं पूछती कि उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वहाँ कोई परेशान तो नहीं करता। इस कहानी के जरिए मेरी सभी बेटियों की माँओं से निवेदन है कि राहुल अंकल जैसे बेलगाम घोड़े को हर जगह घूम रहे हैं जो इंसान के रूप में भेड़िया है। भगवान के लिए आप तो कम से कम अपनी बेटियों की रक्षा कीजिए। आप राहुल अंकल को अपने किए की सज़ा तो मिल रही है, लेकिन क्या फ़ायदा? इससे मेरी दोस्त वापस नहीं आ सकती। उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऊपर वाला हर राहुल जैसे भेड़िए को उसके किए की सज़ा दे। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।